नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा से मिल रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज के माध्यम से। अभी तक हम गैर संवैधानिक संस्थाओं के अंदर 10 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा गैर संवैधानिक संस्थाओं का 11वां लेक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं कि सांविधिक संस्थाओं का 11वां लेक्चर है। इसके बाद कुछ लेक्चर्स जो आपके बचेंगे आयोग वाली श्रृंखला के अंदर, वो होगा प्रतिस्पर्धा आयोग, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा का विषय है, खाद्य संरक्षण आयोग, जो कि आपकी प्री का विषय है, और उपभोक्ता फोम, जो कि आपके मेंस का विषय है। उसके अलावा नीति आयोग और विधि आयोग। इतनी चीजें आप लोगों की बची हैं। हालांकि अभी भी आपको लगभग हफ्ते के अंदर 2 लेक्चर्स तो कम से कम मिलेंगे ही, और आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक लेक्चर मिलना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से बीच में एक हफ्ते के लिए शायद आपको लेक्चर ना मिले, क्योंकि वो अभी 21 का काम था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन बीच में आगे चलकर जब भी होगा मैं आपको लोगों को उसकी सूचना दे दूंगा। अभी क्योंकि वो 21 का काम पोस्टपोन हो गया है, जो कि मैंने कहा था कि 22 को हम बात करेंगे, 22 को लेक्चर्स आएंगे, वो पोस्टपोन होने के कारण मैंने अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू किया है। जब भी होगा मैं उसकी सूचना आप लोगों को दे दूंगा। तो फिलहाल बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो है आंचलिक या क्षेत्रीय परिषद। इंग्लिश में इसे जोनल काउंसिल भी कहते हैं या रीजनल काउंसिल भी कहते हैं। मुख्यतः ये आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर केंद्र राज्य संबंधों में पूछा जा सकता है, और प्री के अंदर ये करंट अफेयर्स में या फिर आयोग वाली श्रृंखला में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कि आखिर क्षेत्रीय परिषद को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख आपके संविधान में कहीं नहीं है। ये सांविधिक संस्थाएं हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो गैर संवैधानिक संस्थाएं ही पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रीय परिषद भी एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। संवैधानिक और सांविधिक में अंतर होता है, ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई थी। तो सांविधिक संस्थाओं का मतलब होता है जिसका गठन किसी कानून के माध्यम से किया जाए, उन्हें सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले कि आखिर क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल या फिर आप कह लीजिए कि आंचलिक परिषदों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, यानी नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है आपकी प्रस्तावना के अंदर जो बात की गई है, एकता और अखंडता, आपके मूल कर्तव्यों के अंदर भी एकता और अखंडता की बात की गई है। तो जो हमारा देश है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, और हमारा जो देश है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। तो उनके बीच में, राज्यों के बीच में एक एकता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण, कि हम राज्य के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार ना सोचें बल्कि राष्ट्र के नजरिए से सोचें, नेशन के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, क्षेत्रवाद या इस प्रकार की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं उनके विकास को रोकना। दरअसल क्षेत्रवाद भी एक प्रकार की विचारधारा है जो इस बात पर बल देती है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सोच और उनका हित एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्रवाद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें कई बार क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति पर ज्यादा बल देती हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों को इसलिए बनाया गया है ताकि क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं दूर हों और राष्ट्रीय एकीकरण की व्यवस्था को अपनाया जा सके। इसके साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान हो और सहयोग के लिए सक्षम बनाया जाए। यानी मान लीजिए कोई राज्य किसी चीज के अंदर बेहतर प्रदर्शन करता है। मान लीजिए कि अभी ये जो कोविड की महामारी चल रही है, अगर कोई राज्य अपने यहाँ कोविड को रोक पाने में एक बेहतर तरीके से काम कर रहा है या सेंटर बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो इन दोनों केंद्र और राज्यों के बीच उनके थॉट्स का, उनके एक्सपीरियंस का एक अच्छे तरीके से अनुभव का आदान प्रदान हो और एक दूसरे से सहयोग करें, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण की ओर ही ले जाएगा।
इसके साथ साथ विकास परियोजनाओं के सफल एवं जल्दी निष्पादन के लिए राज्यों के बीच एक सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं क्योंकि योजना आयोग या जो नीति आयोग होता है उसका काम होता है प्लानिंग करना। हालांकि अब तो राज्यों की भागीदारी भी है, पहले योजना आयोग में भागीदारी नहीं थी। तो योजनाएं जो होती हैं वो केंद्र सरकार पर मुख्य रूप से बनाई जाती हैं, लेकिन उन लागू तो राज्यों के ही स्तर पर करना होता है। तो क्षेत्रीय परिषद योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों को बेहतर निष्पादन के लिए, जल्दी निष्पादन के लिए एक सहयोग का वातावरण करती है। तो कुल मिला के अगर मैं एक शब्द में बात कहूं तो क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। वही इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच एक पारस्परिक संवाद कायम करना, ताकि जो उनके बीच झगड़े हैं, विवाद हैं, जो उनके बीच में क्षेत्रवाद फैल रहा है, उनको दूर करना। इस चीज के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि क्या है, सांविधिक निकाय है। इसे जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में एक होती है अंतरराज्यीय परिषद, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी आज संवैधानिक संस्थाओं में, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, वो पूरे नेशन की एक होती है इंटर स्टेट काउंसिल, केंद्र और राज्य। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होती हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं एक कुछ निर्धारित क्षेत्रों को मिलकर बनाई जाती हैं। उत्तरी, मध्य, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको मिलाकर जो क्षेत्रीय परिषद बनती है, कुल मिलाकर 4 राज्यों को मिलकर जो क्षेत्रीय परिषद बनती है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य हुआ उत्तराखंड। तो इन 4 राज्यों को मिलकर बनती है मध्य क्षेत्रीय परिषद। और ये सांविधिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जो अंतरराज्यीय परिषद है उसका संविधान में उल्लेख होता है। और सांविधिक निकाय का मतलब, क्योंकि इनका गठन संसद के एक अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। देखिए, एक अधिनियम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके माध्यम से हमारे जो राज्य थे ABCD कैटेगरी के, उनके विभाजन को समाप्त कर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 2 कैटेगरी बनाई है। उसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है, तो 1956 से ही क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। और ये अधिनियम है, यानी संसद का एक कानून है, तो इसका मतलब ये सांविधिक निकाय है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय। मैंने हालांकि एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया था जिसके अंदर बताया था कि कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है, या किस आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है। वो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है। तो आगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद या फिर आप कह लीजिए आंचलिक परिषदों को स्थापित किया गया। आंचलिक परिषद कह लीजिए या क्षेत्रीय परिषद के लिए दोनों एक ही बात है। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत ही। अब ये क्षेत्रीय परिषदें कौन सी हैं और कौन से राज्य की क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट। जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, देखिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हरियाणा राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, पंजाब, राजस्थान, जबकि बाकी संघ राज्य क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। पहले क्या होता था कि वो केवल जम्मू कश्मीर लिखा होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, यानी उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंदर ये राज्य और ये संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। मुख्यालय कहां है, दिल्ली में। अंतरराज्यीय परिषद अलग है, आर्टिकल 263, वो पूरे नेशन की एक होती है। अंतरराज्यीय परिषद की जब बैठक होती है तो सभी राज्य एक साथ आते हैं, लेकिन उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जब बैठक होगी तो केवल यही राज्य और यही संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। अब इसका अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, उसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी उत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब अगला है मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहां है, इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हालांकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर सिक्किम भी आता है, लेकिन बाद में सिक्किम को 2002 के अंदर एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है, उसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ। उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो 7 सिस्टर्स हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पहले सिक्किम भी आता था, लेकिन बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंदर उसे शामिल किया गया। हालांकि फिर भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर अब सिक्किम को शामिल नहीं माना जाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और 2 संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव और दादर नागर हवेली। हालांकि अभी दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है, लेकिन ये सब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी। अब 2 संघ राज्य क्षेत्र किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आते। देखिए, 7 सिस्टर जो है वो किस क्षेत्रीय परिषद में आती है? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद नहीं, वो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है। उसकी स्थापना अलग से एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। वो क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित नहीं है, वो अलग से एक कानून के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। लेकिन 2 संघ राज्य क्षेत्र ना ही पूर्वोत्तर में आते, ना ही किसी अन्य क्षेत्रीय परिषद में आते। उनका नाम क्या है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता के कारण उसे किसी क्षेत्रीय परिषद में नहीं रखा गया। अब वही पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, जो कि हमने पहले 5 जो पढ़ी, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषद थी, लेकिन एक अलग से बनाई गई पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। इसके अंदर कितने राज्य आते हैं? 7। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। 7 सिस्टर जिन्हें हम कहते हैं। आगे चलकर इसमें वर्तमान में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर्स और 8वां सिक्किम। लेकिन जब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनी थी उस समय इसमें केवल 7 राज्य आते थे। और यह किस अधिनियम के द्वारा गठित हुई? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा। और गठित कब हुई? 1972 में। अधिनियम कौन सा था? 1971 का। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से नहीं बनी, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर परिषद अलग है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अलग है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से बनी थी, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आते हैं। यह अलग से पूर्वोत्तर परिषद है। इसका गठन 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया और सिक्किम को बाद में आगे चलकर 2002 के अंदर इसमें शामिल किया गया। तो याद रखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंदर वर्तमान में 8 राज्य आते हैं, 7 नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, और 8वां सिक्किम जो कि 2002 में शामिल हुआ। अब ये जो आंचलिक परिषद हैं, जितनी भी हैं, इन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन है, तब याद रखिएगा वित्त मंत्री। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन जितनी भी आंचलिक परिषदें हैं, चाहे वो मध्य है, चाहे वो दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिम है, उत्तरी है, सबके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष हर क्षेत्रीय परिषद के मुख्यमंत्री होता है। मान लीजिए कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की हम बात करें, मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो क्या चारों राज्यों के मुख्यमंत्री उस मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होंगे? तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक आंचलिक परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष होते हैं। मान लीजिए कि इस साल जो बैठक हो रही है मध्य क्षेत्रीय परिषद की, अध्यक्ष तो सबके गृह मंत्री हैं, चाहे वो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य कोई भी हो। हर क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री। लेकिन उपाध्यक्ष कौन होगा? इस साल मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का है तो अगले साल छत्तीसगढ़ का, अगले साल उत्तर प्रदेश का, अगले साल उत्तराखंड का।
यानी उस क्षेत्रीय परिषद के अंदर जो राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं वो रोटेशन वाइज एक एक साल के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। सदस्य कौन होंगे? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये देखिए, मुख्यमंत्री तो होगा ही, इसके अलावा मुख्यमंत्री या राज्यपाल के द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री हों। यानी ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 2 मंत्री, राज्यपाल के द्वारा 2 मंत्री, यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों आपस में सलाह कर 2 अन्य मंत्रियों को उस क्षेत्रीय परिषद के अंदर मेंबर बना सकते हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र शामिल है तो संघ राज्य क्षेत्र के 2 सदस्य। कुल मिलाकर अगर हम एक क्षेत्रीय परिषद की बात करें, मध्य क्षेत्रीय परिषद, उसका अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री। गृह मंत्री तो सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन होगा? उन राज्यों में आने वाले मुख्यमंत्री एक एक वर्ष के लिए रोटेशन वाइज। सदस्य कौन होंगे? उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नामित 2 मंत्री, कोई भी हो सकते हैं। अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो उसके संघ राज्य क्षेत्र के 2 सदस्य। सलाहकार के रूप में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में योजना आयोग, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, उसके द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा। इसके अलावा उस क्षेत्रीय परिषद में जो उस राज्य के मुख्य सचिव आते हैं, विकास आयुक्त आते हैं, वो भी उसके अंदर सलाहकार के रूप में होंगे। याद रखिएगा, एक राज्य का मुख्यमंत्री तो उस क्षेत्रीय परिषद का मेंबर होता ही है, उसके अलावा उस राज्य का मुख्यमंत्री या राज्यपाल 2 अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। उसके अलावा उस राज्य का जो मुख्य सचिव होगा या अधिकारी हो, विकास आयुक्त होगा, वो भी सदस्य होगा। योजना आयोग के द्वारा एक व्यक्ति नामित होगा। और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अंदर प्रधानमंत्री कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित कर सकता है। ऐसा इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं। ठीक, अब परिषदों के कार्य क्या है? परिषद का पहला कार्य होता है आर्थिक व सामाजिक आयोजना। आयोजना का मतलब होता है प्लानिंग, कि क्षेत्र में सामान्य हित का मामला, सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, जनता के हित के लिए जो बेहतर हो सकता है, वो इस परिषद का कार्य है। मान लीजिए कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंदर जितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, मान लीजिए उनकी सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, वो मामला। किसी राज्य के बीच में कोई सीमा विवाद है, कोई अंतर्राज्यीय परिवहन विवाद है, या भाषाई अल्पसंख्यक का कोई विवाद है, वो इसमें आता है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित कोई विवाद है, कोई राज्य मांग कर रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य की मांग हो रही है, तो इस प्रकार के विवाद आते हैं। और याद रखिए, ये जो परिषदें हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण, पूर्वोत्तर, ये सभी सलाहकारी निकाय, एडवाइजरी बॉडी हैं। यानी इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, ये मामलों पर विचार करती हैं, सिफारिशें देती हैं। इन्हें मानना या ना मानना राज्यों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, ये केवल एक सलाहकारी निकाय है। कुछ तथ्यों को याद रखिएगा एग्जाम के लिए। सबसे पहले, क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब वैधानिक कानूनी निकाय है। इनका गठन एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से हुआ। कितनी परिषदें होती हैं? क्षेत्रीय परिषद 5 अलग से हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से बनी, एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अलग है। अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इन सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। इसे जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उपाध्यक्ष कौन होगा? प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, रोटेशन वाइज 1 वर्ष की अवधि के लिए। और ये सलाहकारी निकाय हैं, इनकी सिफारिशें मानना राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होता। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक, क्षेत्रीय परिषद। अब अगला जो भी लेक्चर होगा उस लगभग मंडे या ट्यूसडे को, वो होगा आपका प्रतिस्पर्धा आयोग पर। ठीक, कंपटीशन कमीशन, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा का विषय है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।